ओके ऑलराइट, हेलो एवरीवन, कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मैं हूँ सोना मोहिनी, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। और स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल सुधांशु एमबीबीएस एंड सोना मोहिनी बायोलॉजी पर। तो देखो, आज का जो टॉपिक है वो है ऑल द यूजफुल माइक्रोब्स। अब इससे आपको समझ में आ ही गया होगा कि आपके नीट सिलेबस में एक ही ऐसा चैप्टर है जहां पर माइक्रोब्स की यूजफुलनेस और उसके एडवांटेजेस के बारे में बात की गई है, एंड दैट चैप्टर इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो बेसिकली हम लोग ये पूरा का पूरा चैप्टर ही रिवाइज करने वाले। कुछ पार्ट्स मैंने एक्सक्लूड कर रखे हैं क्योंकि उसका कोई रेलेवेंस है नहीं। जहां पर माइक्रोब्स की यूजफुलनेस दिखाई गई है, मैंने वहां की पूरी एनसीईआरटी की स्निप्स लगा दी है पीपीटी में, ताकि वो सारी चीजें आपको पूरा का पूरा एनसीईआरटी वाला फील देते हुए आपको हर एक माइक्रोब के यूजफुलनेस के बारे में हम लोग डिस्कस कर सके। एंड अंडर 40 मिनट्स हम लोग आज का ये सेशन कंप्लीट करने जा रहे हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम एवरीवन। तो सबसे पहले तो मैं ना छोटी हो जाती हूँ और साइड में आ जाती हूँ सो दैट आप लोगों को सारा कंटेंट अच्छे से दिखे। ओके, लेट्स बिगिन विद द क्लास। तो सबसे पहले माइक्रोब्स जो है वो किस चीज में सबसे ज्यादा मतलब बहुत पहले से सबसे ज्यादा किस चीज में काम आ रहे थे? हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में किस तरीके से काम आ रहे थे? क्योंकि हम जो भी खाना बना रहे हैं, हम जो भी चीजें बना रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं फर्मेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फर्मेंटेड फूड आपको पता है कि कितना ज्यादा हेल्दी होता है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि उससे विटामिन बी 12 की सिंथेसिस भी होती है हमारी बॉडी में, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है। ठीक है। एंड यहाँ पर जो चीजें लिखी हुई है फटाफट से हम लोग माइक्रोब्स कहाँ कहाँ पर हमारे लिए यूजफुल है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर लैक्टोबैसिलस के बारे में। अब लैक्टोबैसिलस होता क्या है जी? लैक्टोबैसिलस क्या होता है? वो बैक्टीरिया जो कि दही बनाता है, दूध को कन्वर्ट करके कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। और कैसे करता है? ऑब्वियस सी बात है, मिल्क के जो प्रोटीन है उसको पार्शियली डाइजेस्ट करके। ठीक है। कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो सबसे पहला वाला कौन सा हो गया? लैक्टोबैसिलस, यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो कि मिल्क में ग्रो कर रहा है, उसे कन्वर्ट कर रहा है कर्ड में। अब उस ग्रोथ के टाइम पर लैब यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कुछ ऐसे एसिड्स प्रोड्यूस करती है जो दूध को जमाने का काम करता है। कोआगुलेट करना मतलब कि प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट करके उसे जमा देना। ठीक है। कोआगुलेट और पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। थोड़ा सा अमाउंट जब हम कर्ड का फ्रेश मिल्क में डालते हैं जामन के फॉर्म में, उसे हम कहते हैं इनोकुलम। जामन को कहते हैं इनोकुलम। आप लोगों ने घर में देखा होगा, जब भी दही जमती है तो पहले तो जिस वेसल में दही जमाना है वहां पर कोटिंग की जाएगी दही से, थोड़े से दही से। ठीक है। उसके बाद हल्का सा गर्म दूध उसमें डाला जाएगा और कर्ड डाल के उसे मिक्स कर दिया जाएगा, उसे अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दिया जाएगा लगभग 24 आवर्स के लिए। और बहुत ही बढ़िया मतलब दही जमकर तैयार हो जाती है। हम उसी को इनोकुलम या फिर स्टार्टर कहते हैं। उस थोड़े से दही में ही मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होती है, जो अगर सूटेबल टेम्परेचर मिले, सूटेबल टेम्परेचर क्या होता है? हल्का वार्म। ठीक है। उसे गर्म टेम्परेचर चाहिए, तो वो सूटेबल टेम्परेचर में मल्टीप्लाई करके उसे कन्वर्ट करता है मिल्क को कर्ड में, और उससे उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी इंप्रूव होती है, विटामिन बी 12 भी इंक्रीज होता है। मतलब आप दूध पीने से जितना आपको न्यूट्रिशन मिल सकता है, उससे कई गुना ज्यादा न्यूट्रिशन आपको दही से मिलेगा। इन आवर स्टमक टू, यानी हमारे पेट में भी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बहुत बेनिफिशियल रोल प्ले करता है चेकिंग द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब। क्यों? क्योंकि वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होती है, हमारे गट में प्रेजेंट होती है, वो अदर हार्मफुल माइक्रोब्स या अदर हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ होने नहीं देती है। फिर आते हैं दूसरी चीजों पर। जो दूसरी चीजें हम हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में माइक्रोब्स के इस्तेमाल से या माइक्रोब्स के हेल्प से हम बना पाते हैं। तो सबसे पहले डो का मतलब क्या होता है? गुथा हुआ आटा। घर पे रोटी बनती है, उसके लिए आटा गूंथना पड़ता है, उसी को हम कहते हैं डो। अब वो डो, वैसा गुथा हुआ आटा या गुथा हुआ मैदा या जो भी
सीरियल यूज हो रहा है गुदा हुआ, उससे ब्रेड बन सकता है, तुम्हारा फेवरेट पिज्जा बन सकता है ना, फार्म हाउस पिज्जा जो तुम खा रहे हो वो एक्चुअली डो है। अब उस डो को बनाने के लिए भी या फिर फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा और इडली, इन सबको बनाने के लिए भी हमें बैक्टीरियल फर्मेंटेशन की जरूरत पड़ती। बैक्टीरिया जब फर्मेंट करता है इस खाने को, तो जो पफ्ड अप अपीयरेंस, जो स्पॉन्जी स्पॉन्जी सा फील होता है ना, चाहे वो इडली हो तुम्हारा, चाहे वो ब्रेड हो तुम्हारा, ठीक है, वो जो पफ्ड अप अपीयरेंस है वो है CO2 गैस के रिलीज होने की वजह से। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, क्योंकि आपको पता ही है जो फर्मेंटेशन है, फर्मेंटेशन के प्रोसेस में लास्ट में इथेनॉल या क्या कहते हैं लैक्टिक एसिड, ठीक है, या फिर अल्कोहल, इसके अलावा CO2 भी निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। अब इन सब खाने के चीजों में ना वो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप हो जाता है उसी के अंदर, और उसके वजह से वो गैस जब ट्रैप हो जाती है तो छोटे छोटे होल्स क्रिएट हो जाते हैं, जिससे वो पफी अपीयरेंस आता है। तो डो जिसको हम यूज करते हैं ब्रेड बनाने के लिए, उसे फर्मेंट किया जाता है बेकर्स ईस्ट से। ईस्ट क्या होती है? व्हाट इज ईस्ट? ईस्ट होती है यूनिसेलुलर फंजाई। ईस्ट होती है यूनिसेलुलर फंजाई, ठीक है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी हम बोलते हैं। नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक्स एंड फूड्स ये भी बनते हैं फर्मेंटेशन बाय द माइक्रोब से। कौन सा माइक्रोब? अलग अलग तरीके का माइक्रोब। जैसे कि एक बहुत ही फेमस ट्रेडिशनल ड्रिंक है साउथ में, दैट इज टॉडी, ठीक है, सदर्न इंडिया में बहुत ही ये फेमस है ड्रिंक। इसे कैसे बनाया जाता है? पाम की ट्री आपने देखी है, साउथ में तो बहुत ज्यादा पाम की ट्री देखने को मिलती है, उसके सैप को फर्मेंट करके टॉडी नाम का ड्रिंक बनाते हैं, ठीक है। अब वैसे ही माइक्रोब्स को फर्मेंटेड फिश बनाने के लिए, फर्मेंटेड सोयाबीन, बैम्बू शूट्स, इन सबको फर्मेंट करके अच्छी अच्छी फूड आइटम्स या फिर डेलिकेसीज बनाने के लिए यूज किया जाता है। चीज, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम्स इन विच माइक्रोब्स वर यूज्ड। चीज तो सबका फेवरेट है, किसे चीज नहीं अच्छा लगता। हम कोई भी खाना बनाते हैं या कोई बढ़िया से डिश बना रहे होते हैं, तो हमें चीज उसमें डालनी ही डालनी है ना। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चीज आर नोन बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर, फ्लेवर एंड टेस्ट। आप लोगों ने, मुझे नहीं पता आपने कितने तरह के चीज कंज्यूम करे हैं, ट्राई किए, टेस्ट किए हैं। वैसे इंडिया में यहाँ पर यूजुअली हम रेस्टोरेंट्स में जाएंगे और चीज गार्लिक या फिर चीजी पिज्जा या फिर बर्गर में जो चीज मिलता है वो एक एक नॉर्मल सा चीज होता है, मोज़रेला है ना, पार्मेसान है, बहुत ज्यादा अच्छा वाला है। तो लेकिन दुनिया में बहुत ही अलग अलग तरीके के चीज प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं बच्चों। इतने अच्छे अच्छे टेक्सचर, इतना मतलब बेहतरीन फ्लेवर और टेस्ट होता है चीज का कि मतलब उससे प्यार ही हो जाए। स्पेसिफिसिटी कमिंग फ्रॉम द माइक्रोब्स यूज, मतलब वो चीज अपने अपने तरीके से अलग क्यों है। कुछ चीज अलग तरीके के दिखते हैं, है ना, कुछ अलग तरीके के दिखते हैं, किसी का कलर थोड़ा सा डिफरेंट है, अतरंगी सा कलर है, टेक्सचर डिफरेंट है, टेस्ट डिफरेंट है, वो सब डिपेंड करता है कि कौन सा माइक्रोब यूज किया गया है उस चीज को बनाने में। लार्ज होल्स, बड़े बड़े होल्स जो स्विस चीज में होते हैं। स्विस चीज कौन सी होती है? टॉम एंड जेरी देखा होगा आप लोगों ने, है ना, टॉम एंड जेरी तो देखते ही होगे। तो उसमें ऐसा देखते थे, ऐसे बड़ी बड़ी होल्स होती थी उन सब चीज में, ठीक है, इस तरीके से होती थी ना, ऐसी वाली चीज में होल्स, वो स्विस चीज होती थी। अब स्विस चीज में जो ये लार्ज होल्स है, दैट इज ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 प्रोडक्शन। मतलब जो बैक्टीरिया यूज किया जा रहा है स्विस चीज बनाने के लिए, उसे फर्मेंट करने के लिए, वो फर्मेंटेशन के दौरान बहुत ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है। उस बैक्टीरिया का नाम है प्रोपाइनी बैक्टीरियम शर्मानी। इसे याद करने की ट्रिक बता देती हूँ। शर्मा जी, शर्मा जी स्विट्जरलैंड गए, स्विट्जरलैंड गए क्या लेने? स्विस चीज लेने, स्विस चीज लेने, ठीक है। तो ये शर्मा जी जो है
ये है कौन? प्रोपाइनी बैक्टीरियम शर्मानी, ठीक है। रॉकफोर्ट चीज, पेनिसिलियम रॉकफोर्टे नाम का एक फंजाई होता है, मैं यहां पर लिख देती हूँ, पेनिसिलियम रॉकफोर्टे, ठीक है। साइड हो जाती हो, आप लोग देख लेना। पेनिसिलियम रॉकफोर्टे नाम का एक क्या कहते हैं फंजाई होता है, वो राइप करता है इस पर्टिकुलर चीज को, जिससे वो एक पर्टिकुलर फ्लेवर उसमें आ जाती है। फिर बात करते हैं ऐसे माइक्रोब जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाने में बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो सबसे पहले देखो, इंडस्ट्रीज में भी माइक्रोब्स को यूज किया जाता है ताकि वो अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स बना सके, जो कि ह्यूमंस के लिए बहुत वैल्यूएबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बेवरेजेस एंड एंटीबायोटिक्स, बेवरेजेस क्या क्या होते हैं? ड्रिंक वाले आइटम्स, जो लिकर वाले आइटम्स होते हैं, ठीक है, आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। प्रोडक्शन जो इंडस्ट्रियल स्केल पे हो रही है, उसे जरूरत है कि ये माइक्रोब्स लार्ज वेसल्स में बनने, मतलब फर्मेंट होने चाहिए, और उन वेसल्स को, उन बड़े बड़े बर्तनों को बोला जाता है फर्मेंटर। क्या बोला जाता है? फर्मेंटर। ये देखो, ये जो पिक्चर में आपको दिख रहा है, आपके एनसीईआरटी का ही सब कुछ है, ये है फर्मेंटर। इतने बड़े बड़े वेसल्स में उन माइक्रोब्स को यूज किया जाता है फर्मेंटेशन के लिए, ताकि वो जिस भी चीज को फर्मेंट कर रहे हैं वो प्रोडक्शन बहुत लार्ज स्केल में बन जाए। पहले हम बात करेंगे फर्मेंटेड बेवरेजेस की। बेवरेजेस मतलब क्या होते हैं? लिकर आइटम्स, ड्रिंक वाले आइटम्स, अल्कोहलिक आइटम्स, ठीक है। सो ईस्ट को यूज किया जाता है, ठीक है, बेवरेजेस का प्रोडक्शन करने के लिए, जैसे कि वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी या रम हो गया। अब इस पर्पस के लिए कुछ ईस्ट, यानी जैसे कि सैक्रोमाइसीस सेरेविसी को यूज कर लिया गया है ना, ब्रेड मेक करने के लिए। और उसी को ब्रूअर्स ईस्ट भी बोल रहे हैं। मतलब ईस्ट हमारा एक ऐसा माइक्रोब है जो डुअल फंक्शन कर रहा है। ये बेकिंग इंडस्ट्री में भी धूम मचा रहा है बच्चों, और ब्रूअरी इंडस्ट्री में भी धूम मचा रहा है। बेकिंग इंडस्ट्री में आप जो भी केक, पेस्ट्री है ना, अलग अलग तरह के कुकीज, जहां पर भी आपको बेकरी का सामान मिल रहा है, वो बेकरी आइटम्स आपको मिल रहे हैं ईस्ट के बदौलत। और ब्रूअरी इंडस्ट्री में भी जो लिकर विकर का सामान आपको मिल रहा है, आपको नहीं पर जिसको भी मिल रहा है, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द ईस्ट ओनली। और वो एक ही ईस्ट है, दैट इज सैक्रोमाइसीस सेरेविसी। अब ब्रूअर्स ईस्ट, यानी कि अगेन वही वाला ईस्ट, सैक्रोमाइसीस को यूज किया जाता है माल्टेड सीरियल्स को फर्मेंट करने के लिए, फ्रूट जूसेस को फर्मेंट करने के लिए, ताकि वो इथेनॉल बना सके। मैंने आपको बताया था कि अगर फर्मेंटेशन हो रही है, अगर फर्मेंटेशन हो रही है, तो प्रोडक्शन में या तो इथेनॉल प्रोड्यूस हो रहा है, या तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, या तो अल्कोहल प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गई? अल्कोहल इथेनॉल एक ही बात है। वैसे मैं यहाँ अल्कोहल की जगह एसिड लिख देती हूँ, या तो किसी तरह का एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, प्लस साथ में CO2 भी निकल जाती है, राइट। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द रॉ मटेरियल, कि किस तरह का रॉ मटेरियल यूज किया गया है फर्मेंटेशन के लिए, और किस तरह की प्रोसेसिंग यूज की जा रही है, टाइप ऑफ प्रोसेसिंग क्या है, कि हम जो लिकर या जो बेवरेज बना रहे हैं वो डिस्टिल कर रहे हैं, या डिस्टिल करने के बिना ही हम उसे मार्केटिंग कर देंगे। तो उसके बेसिस पर अलग अलग तरह के अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाए जाते हैं, जैसे कि वाइन और बियर। इनको जब बनाया जाएगा तो बिना इन्हें डिस्टिल किए ही मार्केट कर दिया जाएगा। मतलब जो भी वाइन और बियर पीते हैं वो अनडिस्टिल्ड ब्रॉथ है एक तरह से। और अगर फर्मेंटेड ब्रॉथ को डिस्टिल कर दिया जाए तो विस्की, ब्रांडी और रम जैसे लिकर्स बन जाते हैं। डन। फिर बात करते हैं कि एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में माइक्रोब्स का क्या रोल था। तो एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस बाय माइक्रोब्स रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी। देखो, खाने की चीजों में माइक्रोब्स यूज हो ना हो, काम आए ना आए, ब्रूअरी इंडस्ट्री में काम आए ना आए, किसी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में काम आए ना आए, लेकिन सबसे ज्यादा जो मदद मिली है ह्यूमैनिटी को माइक्रोब्स की वजह से, वो है इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स।
आज भी कोई बीमार पड़ता है, किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, किसी भी तरीके की बीमारी है जो बैक्टीरिया कॉज कर रहा है, तो उसे एंटीबायोटिक्स दी जाती है उसकी जान बचाने के लिए, है ना। सो ऑफ द 20th सेंचुरी ये सबसे अच्छी सिग्निफिकेंट डिस्कवरी में से एक थी, एंड हैव ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और बायो का मतलब होता है लाइफ, तो यहाँ पर लाइफ के अगेंस्ट कोई नहीं है, यहाँ पे लाइफ को डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के कॉन्टेक्स्ट में बताया गया है कि यहाँ पे लाइफ यानी बायोटिक का मतलब है कि वो छोटे छोटे माइक्रोब्स, वो बैक्टीरिया जो कि डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है, रेफरेंस टू ह्यूमन बींग्स में दे आर प्रो लाइफ एंड नॉट अगेंस्ट इट, ठीक है। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेस जो माइक्रोब से प्रोड्यूस हो रहे हैं, एंटीबायोटिक कोई माइक्रोब नहीं है, एंटीबायोटिक एक प्रोडक्ट है जो कि माइक्रोब से बन रहा है, जो कि मार सकता है या ग्रोथ को रिटार्ड कर सकता है, किसके किसके डिजीज कॉज करने वाले माइक्रोब की ग्रोथ को रिटार्ड कर सकता है या उसे मार सकता है। सी जैसे आप लोगों ने एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का नाम सुना था, है ना, इट वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक जिसे डिस्कवर किया गया था, और ये एक चांस डिस्कवरी थी। चांस डिस्कवरी का मतलब क्या होता है कि बाई चांस वो डिस्कवर हो गया, उसे डिस्कवर करने का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, बट वो हो गया। कैसे हुआ? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग जब स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया नाम के बैक्टीरिया पर स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने एक बार अपने कल्चर प्लेट्स को बिना धुले ही ऐसे रख दिया। अब ऑब्वियस सी बात है, कल्चर प्लेट्स में न्यूट्रिशन मीडियम होता है जिसके वजह से बैक्टीरिया ग्रो करती है, तो उस न्यूट्रिशन के वजह से, वहां पे न्यूट्रिशन प्रेजेंट होने की वजह से वहां पर मोल्ड्स बन गए। ऐसे भी खाने पीने की चीजें जब आप धुलते नहीं हो या फिर गर्मी में रखे रहते हो तो वहां पर फंगस लग जाता है, ठीक है, तो वहां पे मोल्ड बनने लग गया। अब उस मोल्ड से जो केमिकल रिस रही थी, निकल रही थी, उससे वहां उस जगह पे स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं किया। अनवॉश्ड कल्चर प्लेट पर वहां पे मोल्ड ग्रो हो गए जिसकी वजह से स्टेफाइलोकोकाई ग्रो नहीं किया। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को बाद में पता चला कि वो इस वजह से है क्योंकि मोल्ड से जो केमिकल प्रोड्यूस हो रहा है वो उसे ग्रो करने नहीं दे रहा, और आगे चल के उन्होंने उसका नाम दिया पेनिसिलिन, क्योंकि वो मोल्ड किस फंजाई का था, उस फंजाई का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। अब इसका पूरा पोटेंशियल यूज कि ये आखिर किस हद तक काम आ सकता है ह्यूमैनिटी को, ये बाद में स्टैब्लिश हुआ था बाय अर्नस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरे। तो फिर आगे चल के इस एंटीबायोटिक को एक्सटेंसिवली अमेरिकन सोल्जर्स के घाव पर यूज किया गया, वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत लोगों की जान बची, और इसीलिए फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरे इन तीनों को नोबेल प्राइज दिया गया 1945 में इस डिस्कवरी के लिए, ठीक है। ओके, जैसे कि एंटीबायोटिक्स ना डेडली डिसीज जैसे प्लाग हो गया, वूपिंग कफ जिसको काली खांसी कहते हैं, डिप्थेरिया हो गया, गाल घोटू जिसको कहते हैं, लेप्रेसी कुष्ठ रोग, इन सब को सही करने के लिए उन एंटीबायोटिक्स का फुल पोटेंशियल पता चला है। तो आज के डेट में हम एक दुनिया इमेजिन ही नहीं कर सकते जिस दुनिया में एंटीबायोटिक्स ना हो, बिना एंटीबायोटिक्स के तो कोई काम ही नहीं हो सकता। फिर चलो आते हैं कि क्या केमिकल्स, एंजाइम्स और अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन होता है माइक्रोब्स के इस्तेमाल से, यूज से, ठीक है, या हेल्प से। तो बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड, अल्कोहल और एंजाइम्स बनाए जाते हैं, जैसे कि एस्परजिलस नाइगर नाम का एक फंगस है जिससे साइट्रिक एसिड बनाने में यूज किया जाता है। एसिटोबैक्टर एसिडाई एक बैक्टीरियम है जिससे एसिटिक एसिड बनता है। अब नाम देखो, नाम यहाँ पे बहुत सिमिलर है तो याद करने में दिक्कत नहीं होगी। क्लोस्ट्रीडियम बुटेलिकम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो ब्यूटेरिक एसिड बनाने में काम आएगा। लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड बनाने में काम आएगा। ईस्ट यानी सैक्रोमाइसीस सेरेविसी इथेनॉल बनाने में काम आएगा, है ना। बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं जिससे एंजाइम्स भी बनती है, जैसे कि लाइपेज। लाइपेज क्या होता है? लिपिड को गलाने वाला या लिपिड को डिग्रेड करने वाला एंजाइम होता है लाइपेज। लिपिड मतलब क्या होता है? वही तेल, थोड़ी सी चिपचिपी वाली जो सब्सटेंस होती है, बायोमोलिक्यूल में आप लोगों ने लिपिड्स पढ़ा है। लिपिड्स बेसिकली फैटी एसिड्स होते हैं, ग्लिसरॉल्स होते हैं, है ना। तो डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में लाइपेज को यूज किया जाता है ताकि जो ऑयली स्टेन्स लग जाते हैं ना हमारे कपड़ों पर, उससे उस दाग को, उन स्टेन्स को छुड़ाया जा सके।
ठीक है। फिर आते हैं बॉटल फ्रूट जूसेस। अब मार्केट में जितने भी फ्रूट जूसेस होते हैं वो बहुत ही क्लेरिफाइड होते हैं, है ना, साफ किए हुए होते हैं, उसमें थोड़े से भी लम्स या फिर क्या कहते हैं फ्रूट का पल्प वगैरह नहीं होता, देखने में नहीं होता। घर पे जो हम जूस बनाते हैं वो बहुत ही गाढ़ा होता है क्योंकि उसमें फाइबर्स भी हैं, इसमें थोड़े बहुत पल्प भी है। अब मार्केट में जो बॉटल जूसेस मिल रहे हैं उसमें पेक्टिनेज और प्रोटीएज को यूज किया जाता है ताकि वो पूरी तरह से क्लेरिफाई हो जाए फ्रॉम ऑल द काइंड ऑफ फाइबर्स, ठीक है। स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस, उसे और मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग उसे क्लॉट बस्टर की तरह यूज किया जाता है ताकि वो ब्लड वेसल्स में से क्लॉट्स को रिमूव कर सके, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है। और किनमें ये चीज ज्यादा काम आती है, जिनमें मायोकार्डियल इंफेक्शन जिससे हार्ट अटैक उनको हो पाए। हार्ट अटैक यूजुअली ब्लड वेसल्स के ब्लॉक होने की वजह से होता है। तो वो वहां पे ब्लॉकेज किस चीज की आ रही होती है, जब जब हार्ट अटैक आता है तो वहां पे क्लॉट्स बन जाते हैं ब्लड्स के, है ना, तो उसके उसे क्लियर करने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज होता है। फिर दूसरा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है साइक्लोस्पोरिन ए। अब इसे इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह यूज किया जाता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में और प्रोड्यूस होता है बाय द फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। स्टैटिन, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम साइक्लोस्पोरिन ए बना रहा है। ट्राइकोडर्मा क्या है, इट इज अ फंगस, ठीक है। याद कैसे होगा ये सारा चीज, टीसी, ठीक है, टीसी, ट्रेन में टीसी आता है टिकट कलेक्ट करने के लिए, है ना, टीटी भी बोलते हो, टीसी भी बोल सकते हैं, टीसी ऐसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट ऐसे करके भी याद कर सकते हो। तो टीसी याद रखना, ट्राइकोडर्मा साइक्लोस्पोरिन है। ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा एक ऐसा फंगस भी है जो कि डर्मल डिजीज भी कभी कभी कॉज करता है ना, जैसे कि रिंग वॉर्म वगैरह कॉज करने वाला भी ये फंगस है। तो इसीलिए ऐसे याद हो जाएगा कि एक तरह का फंगस है। फिर आते हैं स्टैटिन्स में। स्टैटिन प्रोड्यूस होती है ईस्ट मोनास्कस परप्यूरियस से और उससे यूज किया जाता है इन द मेकिंग ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट किस तरीके से काम करती है, कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करती है उस एंजाइम को जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। यानी कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है उसके साथ ये कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग एंजाइम की तरह काम करेगी। कौन कौन, स्टैटिन, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस हो रही है बाय मोनास्कस परप्यूरियस। मैंने इसे याद किया था एसएम से, एसएम मेरा नाम है सोनम मोहिनी, तो एस से स्टैटिन और एम से मोनास्कस परप्यूरियस, ऐसे करके मैंने इसे याद किया था। फिर आते हैं हम लोग माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट में। अब सीवेज को ट्रीट करने के लिए, गंदे पानी को ट्रीट करने के लिए भी किस तरीके से माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है ये देखते हैं फटाफट। चलो, तो हमें पता है लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वेस्ट वाटर जनरेट होती है हर दिन सिटीज एंड टाउन्स में। वो गंदा पानी ह्यूमन एक्सक्रीटा भी होता है ना, वॉशरूम से निकले हुए सारे वेस्ट वाटर होते हैं। अब इन सब वेस्ट वाटर को कलेक्टिवली सीवेज बोला जाता है। अब इस सीवेज में बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर होता है प्लस एन नंबर ऑफ माइक्रोब्स भी होते हैं और ये माइक्रोब्स पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक का मतलब होता है डिजीज कॉज करने वाले, डिजीज कॉजिंग, इसको कहते हैं पैथोजेनिक, ठीक है। अब सोचो कि इतना सारा सीवेज अगर हम डेली डिस्पोज करें वाटर बॉडी में तो वाटर बॉडी तो पूरी तरह से पोल्यूट हो जाएगी और हम उसे नेचुरल वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज नहीं कर सकते डायरेक्टली। कब, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मतलब ऑब्वियस सी बात है पोल्यूशन कॉज होगा। बिफोर डिस्पोजल हम उस सीवेज को ट्रीट करेंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ताकि उसे कम पोल्यूटिंग बना सके। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अब वो वाला पार्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जहां पर माइक्रोब्स का यूज है वो वाला मैं आपको बताती हूँ। तो देखो, दो चीजें होती है सीवेज को ना, पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट के थ्रू गुजारा जाता है। उस प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, फिजिकल रिमूवल करते हैं, यानी जो भी फिजिकली क्या कहते हैं पार्टिकल्स वगैरह प्रेजेंट है जैसे कि ईटा पत्थर
मिट्टी, ग्रिट कुछ भी है उस सीवेज में, उस गंदे पानी में, तो उसे फिजिकली रिमूव किया जाएगा फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन के द्वारा। अब जो वो रिमूव करने के बाद जो पूरा पूरा पानी बचता है, गंदा पानी, उसे प्राइमरी इफ्लुएंट बोला जाता है। उस प्राइमरी इफ्लुएंट को हम लार्ज एरेशन टैंक में पास ऑन करेंगे। वो बड़ी बड़ी सी टैंक होती है। एरेशन का मतलब है लगातार उसमें हवा भरना। कैसे हवा भरना? उसमें एक व्हील चलती रहती है जिससे पानी जो है बहुत तेजी से मूव करता है, गोल गोल घूमता है, और इससे बबल्स बनते हैं। बबल्स बनना मतलब उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, उसमें एयर ऐड हो रही है। ठीक है, कॉन्स्टेंटली एजिटेट करते हैं, मैकेनिकली उसे घुमाते हैं और एयर की पंपिंग उसमें होती है। इससे जितने भी एरोबिक माइक्रोब्स हैं, मतलब ऐसे माइक्रोब जिनको एयर चाहिए रेस्पिरेशन करने के लिए, उनकी ग्रोथ विगरसली होती है, बहुत तेजी से होती है, और वो बन जाते हैं फ्लॉक्स। फ्लॉक्स कहते हैं बैक्टीरिया और फंगस फिलामेंट के एसोसिएशन को। ठीक है, वो मेश लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, उन्हें बोला जाता है फ्लॉक्स। अब वो ग्रो करते वक्त बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर खा जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे वो ग्रो करेंगे उन्हें क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट मीडियम चाहिए। न्यूट्रिएंट मीडियम उस गंदे पानी में क्या मिल रहा है उनको? ऑर्गेनिक मैटर मिल रहा है उस इफ्लुएंट में, तो वो उसको खा जाएंगे। अब जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर खाते जाएंगे, ऑर्गेनिक मैटर का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा ऑर्गेनिक मैटर का, वैसे वैसे बीओडी भी कम होती चली जाएगी। बीओडी क्या होता है? बीओडी होता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो कंज्यूम होगा अगर सारा ऑर्गेनिक मैटर 1 लीटर ऑफ वाटर में ऑक्सीडाइज हो गया बाय द बैक्टीरिया। बेसिकली एक गंदा पानी है, उसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर है, उसे कंज्यूम करने के चक्कर में कितना ऑक्सीजन कंज्यूम किया जा रहा है। तो जैसे जैसे क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक मैटर की कमी होती चली जाएगी, वैसे वैसे ऑक्सीजन जो कंज्यूम हो रहा है वो भी रिड्यूस होता चला जाएगा। तो ऑक्सीजन की डिमांड कम होगी और ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा पानी में। तो इसी को कहते हैं बीओडी। तो सीवेज वाटर को ट्रीट किया जाता है जब तक बीओडी बहुत अच्छे तरीके से रिड्यूस ना हो चुकी हो। बीओडी टेस्ट से हम मेजर करते हैं कि कितना ऑक्सीजन जो है उस सैंपल ऑफ वाटर में अपटेक हो गया है बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सीधा सीधा ये मेजर है, बीओडी एक मेजर है कि कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा पानी में। अगर पानी में बीओडी की मात्रा ज्यादा है, बीओडी का टेस्ट करने के बाद बीओडी ज्यादा निकला, यानी कि वो ज्यादा पोल्यूटेड पानी है, उसमें ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है, खैर वो छोड़ो। फिर एक बार जब बीओडी रिड्यूस हो चुका है तो हम उस इफ्लुएंट को सेटलिंग टैंक में पास कर देंगे। सेटलिंग टैंक का मतलब होता है उसमें कोई व्हील नहीं चल रही, उसमें कोई एजिटेशन नहीं हो रहा, मैकेनिकल एजिटेशन नहीं हो रहा, वहां पर शांति से उस पानी को छोड़ दिया जाता है लंबे समय तक, जहां पे जो वो बैक्टीरियल फ्लॉक्स थे ना, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, सेडिमेंट हो जाएंगे। उस सेडिमेंट को बोला जाएगा एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, उसी एक्टिवेटेड स्लज को निकाल के थोड़ा सा पोर्शन दूसरे एरेशन टैंक में फिर से पंप किया जाता है ताकि वो उसमें जामन की तरह काम करे, और बचा हुआ जो स्लज है उसे हम लार्ज टैंक में पास ऑन कर देते हैं, जिसे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर बोला जाता है। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर बोला जाता है। दूसरे तरह के बैक्टीरिया जिसको एनारोबिक बैक्टीरिया कहते हैं, जो बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रो करना चाहते हैं, वो डाइजेस्ट करेंगे बैक्टीरिया और फंजाई को, और इस डाइजेशन के दौरान वो बैक्टीरिया यानी एनारोबिक बैक्टीरिया बहुत सारे मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इन मिक्सचर ऑफ गैसेस को कलेक्टिवली बायोगैस बोला जाता है, और ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, और ये जलाने के लिए मतलब लाइटिंग एंड कुकिंग के लिए एज अ फ्यूल इस गैस को भी यूज किया जाता है। फिर आते हैं हम लोग बायोगैस में माइक्रोब्स का क्या रोल है। बायोगैस है मिक्सचर ऑफ गैस, जो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा, जिसमें मीथेन सबसे इंपॉर्टेंट गैस होती है। माइक्रोबियल एक्टिविटी के वजह से ये मीथेन प्रोड्यूस होती है, इसे हम एज अ फ्यूल भी यूज करते हैं, है ना। अलग अलग तरह के माइक्रोब अलग अलग तरह का गैसियस एंड प्रोडक्ट हमें देते हैं। तो जो टाइप ऑफ गैस प्रोड्यूस होती है डिपेंड करती है कि कौन सा माइक्रोब और कौन सा सबस्ट्रेट यूज किया जा रहा है, किस सबस्ट्रेट पर कौन सा माइक्रोब एक्ट कर रहा है जिससे कौन सी गैस निकल रही है, राइट। जैसे कि नॉर्मल डो वगैरह में, चीज मेकिंग में, बिवरेजेस में जो गैस मेनली प्रोड्यूस होती थी वो CO2 होती थी,
है ना। तो सर्टेन बैक्टीरिया जो कि एनारोबिकली ग्रो करते हैं सेलुलोज जैसे मटेरियल पे। सेलुलोज कहाँ पाया जाता है? प्लांट के सेल वॉल में, है ना। यानी कि जो जानवर प्लांट खाएंगे, प्लांट को चरेंगे, ठीक है, उस प्लांट के सेल वॉल में सेलुलोज होगी, तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए वो बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया यूज में आते हैं। अब ये बैक्टीरिया जब सेलुलोजिक मटेरियल पर एक्ट करेंगे तो बहुत सारा अमाउंट ऑफ मीथेन गैस प्रोड्यूस करेंगे, CO2 और H2 के अलावा। ये बैक्टीरिया को कलेक्टिवली मिथानोजेनिक बैक्टीरिया या मिथानोजन बोला जाता है। कॉमनली हम इसे मिथानोबैक्टीरियम बोलते हैं। कॉमनली हम इसे मिथानो बैक्टीरियम बोलते हैं। अरे यार ये क्यों ऐसा हो रहा है? ठीक है। अब इन बैक्टीरिया को कॉमनली देखा जाता है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में, जो अभी हम लोगों ने इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ा, ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट। अच्छा, यही बैक्टीरिया कुछ ऐसे जानवरों के रूमन में पाए जाते हैं। रूमन इज अ पार्ट ऑफ द गट, ठीक है। उन जानवरों को रूमिनेंट बोला जाता है। रूमिनेंट कैटल्स, वो कैटल्स या वो जानवर होते हैं जो खाना खा के उसे चुबलाते रहते हैं हमेशा, ठीक है। ऐसे 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 मुंह उनका चलता रहता है, वो उसे बार 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 डाइजेस्ट करते हैं। लॉट ऑफ सेलुलोजिक मटेरियल उनके फूड में, कैटल्स के फूड में पाई जाती है, ठीक है। तो सेलुलोजिक मटेरियल उनके रूमन में है। अब उसी रूमन में वो बैक्टीरिया उस सेलुलोज के ब्रेक डाउन में हेल्प करेंगे, और इससे क्या होगा? न्यूट्रिशन मिलेगा उस कैटल को, और साथ ही साथ क्या होगा? मीथेन गैस का प्रोडक्शन होगा। तो हो गया हमारा काम, मीथेन गैस हो गई, बन निकल गई, ठीक है। नाउ देयर इज अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट। अब आ जाते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट और डिजीजेस में। एक मेथड होता है जिसमें पेस्ट क्या होते हैं? पेस्ट वो कीड़े होते हैं जो कि फसलों को खराब करते हैं, ठीक है। पेस्ट दैट रिलाइज ऑन नेचुरल प्रिडेशन रादर देन इंट्रोड्यूस केमिकल। तो यूजुअली हम पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं जो कि ज्यादातर केमिकल्स होते हैं, है ना। इंडस्ट्रीज वगैरह में उन्हें बनाया जाता है, लेकिन वो अच्छे नहीं होते, वो हार्मफुल होते हैं प्लांट्स के लिए, वो बायोमैग्निफिकेशन कॉज कर सकते हैं। तो आज के टाइम पे अब ज्यादातर लोगों ने नेचुरल प्रिडेशन को ज्यादा महत्वता दी है, ठीक है। इससे क्या होता है कि कुछ ऐसे जो क्या कहते हैं माइक्रोब्स हैं, वो स्पेसिफिक तरीके से पेस्ट को खत्म भी करेंगे और किसी को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। तो कन्वेंशनल फार्मिंग प्रैक्टिस विच ऑफन यूज्ड केमिकल मेथड टू किल बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल बैक्टीरियाज, वो सारी चीजें चली गई हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? कुछ ऐसे माइक्रोब्स का या ऐसे ऑर्गेनिजम्स का यूज कर रहे हैं जो क्या है, पेस्ट रेजिस्टेंट भी है, यानी पेस्ट को या उन कीड़ों को खत्म भी कर रहे हैं और प्लांट को नुकसान भी नहीं पहुंचाने दे रहे हैं। अब जैसे कि लेडी बर्ड है, ड्रैगन फ्लाइज है, इससे एफिड्स और मस्कीटोस से निजात मिल रही है। उसी तरह से माइक्रोबियल बायो कंट्रोल भी इंट्रोड्यूस हुआ है, जिससे बैसिलस थेरेंजिएंसिस नाम का बैक्टीरिया है, उसमें उसमें कुछ ऐसी चीज, कोई ऐसा जीन पाया जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट पेस्टिसाइड की तरह काम करेगा। तो ये बैक्टीरिया सैशे में पाए जाते हैं, स्पोर्स के फॉर्म में, ड्राइड स्पोर्स के फॉर्म में। इसे अगर पानी के साथ मिक्स करके प्लांट में स्प्रे कर दिया जाए, जैसे वो वाले प्लांट जो क्या कहते हैं, सरसों वाले प्लांट होते हैं, ब्रासिकास होते हैं, फ्रूट वाली ट्रीज होती है, जिनको आसानी से इंसेक्ट खा जाते हैं, इंसेक्ट के लार्वा खा जाते हैं। तो क्या होगा अगर हम इसे स्प्रे करते हैं उन प्लांट्स में, तो जो लार्वा का गट है ना, वहां पे इन बैक्टीरिया से टॉक्सिन रिलीज होगी और लार्वा मर जाएगा, ठीक है। बैक्टीरियल डिजीज विल किल द कैटरपिलर और बाकी इंसेक्ट्स अनहार्म्ड रहेंगे। बाकी इंसेक्ट्स तो जरूरी है इकोसिस्टम मेंटेन करने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा जेनेटिक इंजीनियरिंग का भी एक डेवलपमेंटल प्रैक्टिस है। ये बैसिलस थोरेंजिएंसिस टॉक्सिन जीन के वजह से इतने ज्यादा फेमस है, ठीक है। द प्लांट्स आर रेजिस्टेंट टू अटैक बाय इंसेक्ट पेस्ट। बीटी कॉटन एक ऐसा एग्जाम्पल है। ये सारी चीजें हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में खैर पढ़ते हैं। फिर आता है बायोलॉजिकल कंट्रोल being developed for use of the treatment of plant disease। एक है फंगस ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा स्पीशीज जो होती हैं वो फ्री लिविंग फंजाई होती हैं, रूट इकोसिस्टम में पाई जाती हैं। रूट इकोसिस्टम मतलब ये हायर प्लांट के रूट में पाई जाती हैं, जिससे जिससे प्लांट डिजीज
का ट्रीटमेंट हो सकता है। फिर आते हैं बैकुलोवायरस। बैकुलोवायरस वो वायरस होते हैं जो कि न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस जीनस के अंदर पाए आते हैं, ठीक है, उनका ये क्लासिफिकेशन है। ये अटैक करेंगे कुछ स्पेसिफिक इंसेक्ट और आर्थ्रोपोड्स को, बाकी सबको ऐसे छोड़ देंगे जिंदा, सिर्फ कुछ ही इंसेक्ट और आर्थ्रोपोड को नुकसान पहुंचाएंगे। तो दे आर दिस इज स्पेशली डिजायरेबल और बेनिफिशियल, क्यों? क्योंकि इंसेक्ट्स आर बीइंग कंजर्व टू एड इन ओवरऑल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, जहां पर इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया को ट्रीट किया जा रहा है। फिर आते हैं बायो फर्टिलाइजर्स की तरह किस तरीके से माइक्रोब्स का यूज है। तो प्रेजेंट डे लाइफस्टाइल में इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एक मेजर कॉज ऑफ कंसर्न है, जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा पोल्यूशन कॉज कर रहा है। तो बायो फर्टिलाइजर्स वो ऑर्गेनिज्म है, वो माइक्रोब है जो सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को भी बढ़ा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, एक फर्टिलाइजर का काम कर रहे हैं। मेजर सोर्स है बैक्टीरिया, फंजाई और साइनोबैक्टीरिया। आप लोगों ने पढ़ा होगा राइजोबियम के बारे में, ये एक तरह का बैक्टीरिया है जो कि एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन फिक्स करता है, लेगुमिनस प्लांट में यूज होता है, प्लांट में एज अ न्यूट्रिएंट। फिर कुछ और बैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और फ्रीली रहते हैं सॉइल में, जैसे एजोस्पिरिलम, एजिटोबैक्टर। ये न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ द सॉइल को इनरिच करेंगे। फिर एक फंजाई आता है जिसका नाम है माइकोराइजा। माइको का मतलब फंजाई और राइजा मतलब रूट। तो ये प्लांट के रूट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं। अब इनमें एक मेंबर है जीनस ग्लोमस का, ठीक है, ये माइकोराइजा बनाता है। अब इसका फंगल कंपोनेंट अब्सॉर्ब करेगा फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल और उसे प्लांट को देगा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है। बदले में प्लांट इसे क्या देगी, रेजिस्टेंस टू रूट बैन पैथोजेंस, ठीक है, टॉलरेट करता है ये सैलिनिटी और ड्रॉट को। बेसिकली माइकोराइजास की वजह से रूट में बनने वाले जितने पैथोजेंस हैं वो सारे दूर हो जाएंगे। सैलिनिटी यानी कि पानी का खारापन और ड्रॉट यानी सूखा, इन सब चीजों से भी निजात देता है ये माइकोराइजा, ठीक है, ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज कराता है। फिर बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया की। इसे वाइडली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, जहां पर ये फिक्स करेगा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। साइनोबैक्टीरियम में आ जाएगा एनाबेना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, ये तीनों नाम आपको याद करने होंगे। पैडी फील्ड्स में यानी कि राइस या धान की खेती में साइनोबैक्टीरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एज इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर। ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम बोला जाता है, ये ऑर्गेनिक मैटर ऐड करता है सॉइल में, उसकी फर्टिलिटी यानी कि उसका उपजाऊपन बढ़ाता है। करेंटली इन आवर कंट्री नंबर ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स आर अवेलेबल कमर्शियली इन द मार्केट और फार्मर से यूज करते हैं रेगुलरली अपनी फील्ड में, ताकि सॉइल न्यूट्रिएंट को बार बार वो रिप्लेनिश कर सके, रीजनरेट कर सके और केमिकल फर्टिलाइजर की डिपेंडेंस को वो कम कर सके। हो गया हमारा ये टॉपिक क्लियर। अब फटाफट से बच्चों हम लोग करेंगे क्वेश्चंस एंड आई एम प्रिटी श्योर कि हर एक क्वेश्चन आप कर पाओगे। ये क्वेश्चन इसी साल 2026 में जो 3 मई का कैंसल्ड एग्जाम है उसमें पूछा हुआ था। स्ट्रेप्टोकाइनेस, काइनेस का मतलब क्या है, क्लॉट्स को रिमूव करना, क्लॉट्स को तोड़ देना, थक्कों को तोड़ देना, ठीक है, तो रिमूवल ऑफ क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल आ जाएगा। स्टैटिन, स्टैटिन मोनास्कस परप्यूरियस से बना हुआ है जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट का काम करता है। लाइपेज जो डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस होती है उसमें यूज किया जाता है ताकि ऑयली स्टेन्स को रिमूव किया जा सके। साइक्लोस्पोरिन ए जो कि ट्राइकोडर्मा नाम के फंजाई से बनता है, वो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है बच्चों। जितने भी लोगों का ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है उसमें जिंदगी भर के लिए उन्हें इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट दी जाती है, ठीक है, उनका इम्यून सिस्टम सप्रेस किया जाता है ताकि ग्राफ्ट रिजेक्शन ना हो जाए, बॉडी उस नए ऑर्गन को रिजेक्ट ना कर दे। तो ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 1, ठीक है, तो ए विल बी द राइट आंसर। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड प्रोडक्शन ऑफ लार्ज होल्स इन स्विस चीज, इसका रीजन क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय क्लोस्ट्रीडियम बोटेलिकम, नहीं। CO2NH2 बाय ट्राइकोडर्मा, नहीं। स्विस चीज किसके वजह से है, शर्मा जी स्विट्जरलैंड गए चीज लाने, ठीक है, तो शर्मानी, प्रोपाइनी बैक्टीरियम शर्मानी नाम का जो बैक्टीरिया है वो लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस करता है। डी इज द राइट आंसर।
फिर आते हैं अगले पे, एग्जाम्पल ऑफ नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेज प्रोड्यूस बाय द ईस्ट। ईस्ट कौन सा? सैक्रोमाइसीस सेरेविसी। दो तरह का होता है डिस्टिल्ड, डिस्टिल्ड वाले में ज्यादा नशे आएंगे, डिस्टिल्ड वाले में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन अल्कोहल की बढ़ेगी। इसमें तीन चीज आती है, क्या नाम है, विस्की, रम और ब्रांडी, ठीक है। और जो नॉन डिस्टिल्ड होता है इसमें दो चीजें होती है, वाइन और बियर। इसीलिए इन दोनों में नशे थोड़े कम होते हैं, क्योंकि छना हुआ नहीं है ना, प्योर प्रोडक्ट नहीं है, इसमें रॉ मटेरियल भी है शामिल। तो बियर विल बी द राइट आंसर। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो प्रोड्यूस हो रहा है बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस में, इट इज यूज्ड फॉर, देखो हर लगातार 2025 2026 लगातार 2 साल स्ट्रेप्टोकाइनेज पर क्वेश्चन आया है बच्चों। ब्लड वेसल से क्लॉट रिमूव करने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज को यूज किया जाता है। फिर अगेन 2025 का एक और क्वेश्चन, मतलब हर साल एवरी ईयर 2 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज पूछे जा रहे हैं। आपके 4 से 8 नंबर पक्के हैं, मान के चलो इस पर्टिकुलर टॉपिक से, ठीक है। इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट, इसमें से कौन हाउस होल्ड प्रोडक्ट में इन्वॉल्व है? एस्परजिलस नाइगर, लैक्टोबैसिलस, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, प्रोपाइनीबैक्टीरियम शर्मानी। तो इसमें से क्या होगा सही आंसर? लैक्टोबैसिलस होता है, हाँ जी होता है दही बनाने के लिए। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी होता है, ये यस होता है बेकरी में। प्रोपाइनीबैक्टीरियम शर्मानी होता है चीज में, ठीक है। तो आंसर बताना है सी ए डी सी ई ए बी ए सी। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा ना वही आपको देना है। तो ए बी तो हो रहा है, बी है लेकिन ए नहीं है, डी है और ई, चूज अ करेक्ट आंसर। अच्छा नॉट इन्वॉल्व है, नॉट इन्वॉल्व, देखो यहाँ पर मैंने भी गलती कर दी क्वेश्चन पढ़ने में और आप भी कर देते हो, तो इस तरह से क्वेश्चन को ध्यान से हमेशा पढ़ लिया करो। तो ए, ठीक है, सी, ए सी, AC will be the right answer, AC will be the right answer। चलो फिर आ जाते हैं, अगेन 2024 में भी इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा गया। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम ब्यूट्रिक एसिड बनाएगा, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी एक तरह का क्या है, ईस्ट है, तो ये इथेनॉल का प्रोडक्शन करेगा। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम साइक्लोस्पोरिन ए का प्रोडक्शन करेगा, और स्ट्रेप्टोकोकस की स्पीशीज स्ट्रेप्टोकाइनेज बनाती है, ठीक है। तो ए का हो गया 3, बी का हो गया 1, A3 B1 और सी का हो गया 4, यानी सी विल बी द राइट आंसर। फिर आ जाते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में। बैक्टीरियल इन्फेक्शन बाय बैसिलस थुरिंजिएंसिस किल करता है कैटरपिलर लार्वा को, ओनली कैटरपिलर लार्वा। स्टेटमेंट 2 है बैसिलस थुरिंजिएंसिस कैन नॉट किल अडल्ट मॉथ। इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो देखो क्या ये सिर्फ और सिर्फ इसी को वो करेगा, क्या कहते हैं, मार देगा, सिर्फ और सिर्फ कैटरपिलर लार्वा को ही मार देता है? यस। और क्या ये एडल्ट मौत को किल नहीं कर सकता? यस। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। फिर दूसरा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, अगेन 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों। एफिड्स और मस्कीटो नेचुरल पेस्ट होते हैं, लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाइज नेचुरल पेस्ट कंट्रोलर्स होते हैं। क्या ये दोनों बात सच है? क्या ये दोनों बात सच है? अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद होगा तो एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन है, और ये बच्चों दोनों बातें सच है। जो लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाइज होती है वो एफिड्स और मस्कीटो को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है। सो दैट इज ऑल बच्चों, ये हो गया हमारा 40 मिनट के अंदर पूरा का पूरा। ओहो, एक सेकेंड, यस 40 मिनट के अंदर पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट, और यहाँ से आपके 4 से 8 नंबर है पक्के। ये सिर्फ 40 मिनट का वीडियो देखने के बाद और अच्छे से समझने के बाद आपके 8 नंबर, मान के चलो 2 क्वेश्चन आने ही आने, आपके 8 नंबर कहीं नहीं गए। एंड इस टॉपिक से मैंने समझ लो आपका नीट का
एक पूरा का पूरा चैप्टर ही आपको पढ़ा दिया, क्योंकि ये चैप्टर ही ऑल यूजफुल माइक्रोब्स के बारे में ही है। सो बच्चों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड कमेंट करके बताना कि आपको अपने तरफ से कौन सा ऐसा टॉपिक आप चाहते हो जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, जिसको मैं और अच्छे तरीके से आपको समझाऊं, जिसमें आपको दिक्कत आ रही है बायोलॉजी के अंदर। तो चलो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।